गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए झारखंड जेटेट, जो कोई भी झारखंड जेटेट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए मैं आज एसएसटी पेपर 2, ठीक है, सोशल साइंस, तो एसएसटी पेपर 2 सोशल साइंस क्लास 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट आज 1 लाया हूँ। इससे पहले मैंने झारखंड जेटेट का सीडीपी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 1 दे दिया हूँ, ठीक है। तो जो को भी फर्स्ट वाला नहीं देखे सीडीपी का, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग जेटेट का एसएसटी का पेपर 2, जो पेपर 2 6 to 8 के लिए वर्क के लिए होती है, तो उनके लिए आज एसएसटी का हम लोग क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। और ये सब क्वेश्चन जो होता है प्रैक्टिस सेट है, ये कंटिन्यू आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, कम से कम 15-20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिससे जो का कि झारखंड जेटेट जो है 2012-16 के हिसाब से जो पैटर्न बनाया है उस हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें झारखंड सरकार ऐसे भी कहा है कि हम ग्रेजुएशन लेवल के लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ग्रेजुएशन लेवल का मिलेगा, थोड़ा सा हाई लेवल का, ठीक है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन के साथ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि इससे क्वेश्चन कभी आए तो आप लोग उससे छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है। तो ये सोशल सामाजिक विज्ञान का है। इससे कंटिन्यू हम फिर इंग्लिश कराएंगे, हिंदी कराएंगे, साइंस करवाएंगे, मैथ्स कराएंगे, सारा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो बताना राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। पहला प्रयाग, ऑप्शन में कन्नौज, ऑप्शन में उज्जैन, ऑप्शन में पाटलिपुत्र। चलिए बताइए आप लोग। और ये जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का रोल करेगा, जो आपका जो आगामी जो एग्जाम होने वाला है। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, कन्नौज। तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी, ठीक है। तो ये याद रखिए। चलिए अब राजा हर्षवर्धन के बारे में आया तो हम लोग क्या करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन का भी कुछ लगे। सबसे पहले राजा हर्षवर्धन का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, आपको आंसर बता दें। तो कहाँ हुआ था, थानासर। तो याद रखेगा थाने सर में उसका जन्म हुआ था, तो याद रखेगा थाने सर। कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है, तो ये भी याद रखेगा हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा पड़ता है, ठीक, याद रखिए। राजा हर्षवर्धन का जो मतलब उसका काल था कितना था, 606, याद रखिएगा 606 ईस्वी। तो ये भी याद रखिएगा 600 ईस्वी। और इस मतलब इस समय में वो गद्दी पे बैठा, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं कि राजा हर्षवर्धन जो क्या था, दक्षिण का अभियान के दौरान उन्होंने क्या, आंध्र प्रदेश, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, कभी पूछ देगा जा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के राजा को पुलकित द्वितीय को हराया था। किसको हराया था, पुलकित को, ये भी याद रखिएगा, पुलकित, पुलकित द्वितीय को, इतना याद रखना है। तो थानासर में जन्म हुआ था, कब, 606 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश को किसको हराया, आंध्र प्रदेश को जो राजा था पुलकित द्वितीय को हराया था, ठीक है। तब उसके बाद वो अपना राजधानी स्थापित किया था कन्नौज में, ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं, 92 के। एलोरो की कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, तो बताइए एलोरो का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। पहला ऑप्शन चालुक्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा और राष्ट्रकूट के द्वारा। चलिए बताइए। चलिए तो किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए तो राष्ट्रकूटों के द्वारा, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, किसका, राष्ट्रकूट के द्वारा। चलिए आप राष्ट्रकूट के बारे में आता है तो राष्ट्रकूट के बारे में भी जानते हैं। देखिए जहाँ क्वेश्चन कब लगेगा वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए राष्ट्रकूट के द्वारा तो एलोरा का पहले गुफा, तो एलोरा गुफा क्या है ना, उसमें एक सिर्फ एक चट्टान था, एक चट्टान, ये से एक चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान, इस चट्टान को सिर्फ काट के क्या कहता है, चट्टानों को काट के मंदिर बनाया गया है। तो याद रखिएगा चट्टानों को काट के बनाया मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है हिंदू मंदिर था, ठीक है, एक प्रकार हिंदू मंदिर, जिसमें गुफा की संख्या कितने थे, गुफा की संख्या 16 थी। तो याद रखिएगा 16 गुफाएं थी, ठीक है। इसको चट्टान को काट के बना था। यह कहाँ है, याद रखिए महाराष्ट्र, कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कहाँ, औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में, तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद में भी स्थित है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और उस समय जो जो बनाया था कौन था राजा, राजा था कृष्ण, कृष्ण देव, कृष्ण फर्स्ट या प्रथम भी याद रखिएगा, ठीक है, प्रथम। तो राजा कौन था, महाराष्ट्र में था, औरंगाबाद में है, और कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। तो ये कौन था, राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो ये राष्ट्रकूटों का राजा था कृष्ण प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं, पहला एक, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो ग्राम पंचायत में कितने पक्ष होते हैं आपको बताना है। और ये सब सारा आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ग्राम पंचायत में पक्षों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3। तो कितने पक्षों की संख्या है, 3 पक्ष होते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए 92 में जानते हैं, नगर क्या है, नगर पालिका में कमेटी का प्रधान को क्या करते हैं, पार्षद करते हैं, मेयर करते हैं, कलेक्टर करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। तो बताइए नगर पालिका के बारे में आता है। चलिए
तो देख लेते हैं नगर पालिका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अध्यक्ष कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अध्यक्ष। देखिए नगर पालिका के बारे में तो नगर पालिका कितना है, क्या है, अनुसूची, अनुसूची कितना, अनुसूची 12 अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। तो नगर पालिका का कितने विषय हैं, टोटल 18 विषय है, तो ये भी याद रखें, कभी कभी पूछ देता है कितने विषय हैं, 18 विषय है, ठीक है। नगर पालिका का काम क्या होता है, जो जमीन का टैक्स होता है, नगर में पानी का सप्लाई करना, तो ये सब जो फैसिलिटी होता है नगर पालिका का काम होता है, ठीक है, सारा वो जिम्मा इसी के अंतर्गत आता है, तो इसको जो प्रधान होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे हमें बताते हैं, ग्राम न्यायालय कहलाता है, तो ग्राम का न्यायालय को क्या कहते हैं, पहला ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम अदालत, चलिए बताइए। जहाँ एक्सप्लेन होगा एक्सप्लेन करके हम लोग लिख लेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन है न्याय पंचायत, तो ग्राम क्या कहते हैं, न्याय पंचायत कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में राज्य की संख्या कितनी है, पहला 29, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन बी 26। चलिए तो कितनी है राज्यों की संख्या, तो अभी वर्तमान में अभी फिलहाल 2025 में बोल रहे हैं तो कितने 28 राज्य है, 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है, ठीक है। बट उस समय जब पूछा गया था, मान लो उस समय जो ऐसे ही मतलब उस समय नहीं कि तेलंगाना, तो तेलंगाना जब भारत से कितना तेलंगाना के जो काट के अलग हुआ था, कौन हुआ था, आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिए कब अलग हुआ था, तो तेलंगाना से जून 2 जून 2014, तो याद रखिएगा तेलंगाना से, ठीक है। तो ये भी आंध्र प्रदेश के बारे में तो याद रखना है आपको। चलिए तो तेलंगाना, ठीक है, 2 जून क्या है 2014 को बनाने में भारत में क्या मतलब उसको अलग किया गया था, ठीक है, तो इतना याद रखना, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 97, आर्य समाज की स्थापना किसने की, पहला स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी राजा राम मोहन। तो आर्य समाज, चलिए बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 8 से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसने की, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अब जब आर्य समाज के बारे में आया तो थोड़ा कुछ डिटेल एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं, तो आर्य समाज का संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है, स्वामी विवेकानंद, तो विवेकानंद किसकी स्थापना की थी, ये स्थापना की थी किसका, रामकृष्ण मिशन, तो यह भी याद रखिएगा राम कृष्ण मिशन, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी का विवेकानंद जी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं राजा राम मोहन, तो राजा राम मोहन ने क्या किया था, ये सती प्रथा पे रोक लगाया था, क्यों, सती प्रथा पे, तो याद रखिएगा सती प्रथा, प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन किसके द्वारा किया था, जो उस समय के जो अंग्रेज था उनके द्वारा साथ में मिलकर, ठीक है। चलिए शंकराचार्य, शंकराचार्य क्या है, एक मतलब सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो ये भी याद मतलब विद्वान थे, ठीक, तो इतना याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 98, राजा राम मोहन ने बहुत ज्यादा कम किया था जो सती प्रथा, जिसको मतलब कि क्या होता है आग में जला दिया जाता, तो उनके बारे में क्या प्रमाण दिया था कि सती प्रथा को नहीं जलाना चाहिए, बहुत तरह के वो तर्क दिए, तो राजा राम मोहन क्लास 8 का बुक में दिया हुआ है सर, राजा राम मोहन के बारे में आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसकी सलाह पर राज्य मंत्री पर क्या है मंत्री परिषद की नियुक्ति करती है, पहला राज्यपाल के तौर पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे, राष्ट्रपति की सलाह पे या उपराष्ट्रपति, तो किसकी सलाह पे राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करती है, किसकी, ये हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो याद रखिएगा राज्यपाल। चलिए अगला करते हैं 99 का क्वेश्चन नंबर, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे, पहला है अशोक, ऑप्शन बिंदुसार, ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन में पुष्यमित्र। चलिए बताइए, तो ये तो बहुत आराम से बना लीजिए, मौर्य समाज का संस्थापक। चलिए तो क्या ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य समाज के बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य समाज के बारे में जान जाते हैं, सबसे पहले प्रथम संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए पहले चंद्रगुप्त था, ठीक है, चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त का आता है बिंदुसार, तो ये याद रखिएगा कौन आता है, बिंदुसार, बिंदुसार। चलिए बिंदुसार के बाद बनता है, बिंदुसार के बाद फिर कौन आता है, बिंदुसार के बाद आता है अशोक, ये याद रखिएगा अशोक, अशोक आता है, अशोक के बाद फिर देवदत्त तो सब जो होता है, तो यहीं तक 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अशोक आया तो अशोक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि अशोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा कलिंग का युद्ध अशोक के शासन में लड़ाया गया था, ठीक है, जिसमें से लड़ने के बाद वो जीता है, पर युद्ध जीतने के बाद उसके मन में एक प्रकार शंका रहती है, जिसके कारण क्या कहते हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि इस समय जो कलिंग का युद्ध होता है तो इस युद्ध में इतना सैनिक मरता है, इतने बूढ़े बच्चे मरते हैं, जिसके वजह से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो क्या कहता है कहाँ जाना है मतलब जाकर वह कौन सा धर्म अपनाता है, तो उसी समय वह बौद्ध धर्म अपनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन ऐसा शासक था जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, अशोक, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म अपनाता है वो, फिर उसके बाद बिना भूखे प्याए खाए पिए वो अपना
क्या कहते हैं, मृत्यु के मतलब अपना प्राण को त्याग कर देते। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए 100 क्वेश्चन नंबर कहते हैं, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की दौरा किया था? बताना है। फाहियान जो था किसके शासनकाल के दौरान यात्रा किया था? पहला हर्षवर्धन, ऑप्शन में अशोक, ऑप्शन में चंद्रगुप्त, ऑप्शन में कोई नहीं। चलिए बताइए। अब आया फाहियान के बारे में, तो बताइए फाहियान के बारे में। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, फाहियान के बारे में जानते हैं, ठीक ना। चलिए तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चलिए तो ये आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त द्वितीय का है दूसरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त का ना दूसरा नाम है विक्रमादित्य। याद रखिएगा, विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही विक्रमादित्य था, तो याद रखिएगा। फाहियान एक कौन सा, एक चीनी यात्री था। फाहियान के बारे में जानते हैं। फाहियान, ठीक है। फाहियान क्या था? चीनी यात्री था। तो कहाँ से आया था? चीनी से आया था। कब आया था ये भी याद रखिए। तो ये 399 से लेकर कब 412 के बीच में। तो क्योंकि फाहियान के बारे में एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा इसमें बीच में, ठीक है। और कहाँ आया था? श्रीलंका के कपिलवस्तु, ठीक है, धर्मशाला में। कहाँ था? श्रीलंका कपिलवस्तु, जो कहाँ नेपाल में पड़ता है, वहाँ मतलब होते हुए गुजरा था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी समय में बताते हैं, विक्रमादित्य के समय में क्या था, एक 9 रत्न के बारे में जिक्र होता है, ठीक है। विक्रमादित्य के बारे में 9 रत्न, अशोक के बारे में तो बता ही दिए थे। तो विक्रमादित्य के बारे में बताते हैं, उसी समय विक्रमादित्य के समय 9 रत्न थे, ठीक है। 9 रत्न मतलब क्या होता है ना, उसके दरबार में मतलब कि वो मतलब काम मतलब कि अलग-अलग, जैसे विज्ञान विशेषज्ञ होता है, गणित विशेषज्ञ होता है, जो ग्रहों को पढ़ने वाला होता है, तो वो अलग-अलग रत्न थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 रत्न विक्रमादित्य का। फिर बाद में जो अकबर के समय में भी था, ठीक है, जैसे कि बीरबल था, तानसेन था, बहुत तरह का था, तो वो सभी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, 101 के बाद पंचायती राज्य संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताना, पंचायती राज्य संस्थाओं का निर्माण किस राज्य ने किया था? पहला है राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश। किसने किया? सही आंसर जगह बिहार। कौन सा राज्य? बिहार राज्य, ठीक है। चलिए 102 में चलते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? पहले संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, या लोकतांत्रिक सरकार के अनुसार, या उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है? सभी। तो क्या होता है? संवैधानिक आचार मतलब कि संविधान के शर्त के अनुसार, कानून नियम के अनुसार और लोकतांत्रिक सरकार के अनुसार, तो सारा हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को बढ़ते हैं। पंचशील का हस्ताक्षर हुए थे, तो पंचशील का हस्ताक्षर किसमें हुआ, तो वो पूछा है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में, नेहरू और मंडेला के बीच में, गांधी और चाउ एन लाई के बीच में, और गांधी और मंडेला के बीच में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? नेहरू और चाउ एन लो के बीच में। तो याद रखिएगा, नेहरू और चाउ एन लो के बीच में, ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं कि ये जो मतलब हुआ था किस किस का, भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था ना, भारत चीन, तो उस समय कब हुआ था? 29 अप्रैल, ठीक है। ये जो समझौता हुआ 29 अप्रैल 2014 में, ठीक है। तो ये 14 बोलते हैं, 1954 तो ये वाला समझौता हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और कहाँ हुआ? तिब्बत में, मतलब तिब्बत में एक मीटिंग बैठा था, वहीं पे एक बार का ये हुआ था, ठीक है। पंचशील समझौता के नाम से इसी को जाना जाता है, ठीक है। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 में, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? पहला ऑप्शन 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 28 फरवरी 1950। तो बताइए वो कब हुआ था? अब संविधान सदस्य के बारे में आता है, संविधान के सदस्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाएंगे। कौन अस्थायी सदस्य थे? तो इसका कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कब हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसके बारे में आया है संविधान के बारे में, तो उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो संविधान का सदस्य, देखिए संविधान का जो सदस्य होता है उस समय जो पहला पहला मतलब प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर, कब 9 दिसंबर कब हुआ था? 1949, तो ये याद रखिएगा। फिर होता है 11 दिसंबर को होता है, 1949 को होता है, और एक होता है 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1949। तो ये 3 बैठक होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और उस समय जो संविधान सभा का अस्थायी मतलब कि क्या बोलते हैं, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी, अस्थायी ने अस्थायी, ठीक है, अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद
सच्चिदानंद, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, ठीक है। और उसको बोलेगा अस्थाई अध्यक्ष तो कौन था, अस्थाई नाम बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई बोलेगा तो अस्थाई बोलेगा राजेंद्र, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अस्थाई अस्थाई दोनों का बात बोला, तो इसमें हस्ताक्षर का डेट से पूछा तो ये डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत संविधान का अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। चलिए अगला है, अच्छा यहाँ वाला बैठक वाला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रधान कौन था। पहला बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जे एल नेहरू और बी पटेल। तो संविधान सभा का प्रधान कौन था, चलिए बताइए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 105 के आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए इसमें क्या है ना, संविधान सभा का बैठक के बारे में पता, बैठक में कौन कौन था, पहले अस्थाई तो अभी जस्ट बता रहे सच्चिदानंद सिन्हा था, अस्थाई था राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों बैठक में बैठा था, बट यहाँ बैठक में कोई नहीं है, ऑप्शन में जो थे वो दोनों बैठे थे अस्थाई। और यहाँ पे क्या हुआ था, संविधान सभा का प्रधान कौन था, तो उस समय जो बैठा था, यहाँ पे चारों ऑप्शन में मिसिंग है, तो इसी के लिए इसका डाउट आंसर है यस अस्थाई या अस्थाई होता तो वो दोनों में एक सच्चिदानंद सिन्हा या ये, तो याद रखेगा। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो याद रखेगा संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा बी आर कितना, आर्टिकल नंबर 32, तो ये भी याद रखिएगा, संविधान को लिखने वाला भी है बी आर अम्बेडकर, ठीक है। चल जवाहरलाल नेहरू जो हमारे क्या प्रधानमंत्री थे, बी पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 106, असम का प्राचीन नाम क्या है, पावा, फिलिपिन, कामरूप या राजग्राम। चलिए असम का बताना है, तो सही आंसर हमको बढ़ते हैं 106 का बी, क्या हो जाएगा कामरूप, तो याद रखिएगा। असम का राज्य के बारे में था, असम के बारे में क्या है, समान सिविल सहायता, तो याद रखिएगा समान सिविल, ठीक है, सिविल सहायता। तो समान सिविल सहायता पारित करने वाला एकमात्र राज्य कौन है, असम, तो याद रखिएगा समान सिविल सिविल जो है क्या होता है, एक नियम एक कानून, मतलब चाहे हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख कोई भी हो, सभी के लिए एक कानून, जो कानून है सभी के लिए बराबर कानून, तो ये ठीक है। तो और भी भारत सरकार ने और भी अन्य राज्यों में करने की कोशिश किया, बट नहीं हो पाया, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग मतलब कि जैसे झारखंड में क्या होता है जनजाति की संख्या है, तेलंगाना में अलग है, तो हर राज्यों में अलग अलग, इस वजह से नहीं हो पाया, बट असम ऐसा राज्य है जिसमें से समान सिविल सहायता लागू किया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 का देते हैं, दिलवारा का मंदिर उदाहरण है किसका, जैन स्थापन, बौद्ध स्थापन, मुगल स्थापन या सल्तनत स्थापन। चलिए बताइए, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है जैन मंदिर, तो याद रखिएगा दिलवारा का मंदिर कहाँ है, जैन मंदिर, तो याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, ये राजस्थान का सिरोही, तो याद रखिएगा राजस्थान, राजस्थान का सिरोही, याद रखिएगा राजस्थान का कहाँ, सिरोही में जिले के स्थित है, ठीक है। कौन सा जगह में, आबू नगर में स्थित है, तो यह माउंट आबू नगर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और यह मंदिर जो है क्या, मतलब 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें से क्या 11वीं से लेकर 13वीं सदी, 11वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच में वास्तुकला पे कौन बनाया था, तेजपाल ने बनाया था, तो याद रखिएगा तेजपाल, तो याद रखिएगा तेजपाल, किसने बनाया था, तेजपाल राजा ने बनाया था, ठीक है। तो ये रह गया। और इस समूह, ये 5 मंदिरों का समूह का क्या, बीमा वसाही मंदिर सबसे पुराना मंदिर, तो कभी पूछ देगा सबसे, इसी में सबसे पुराना मंदिर 5 ये था, तो सबसे पुराना मंदिर कौन था, बिमल, कौन था, बिमल नाम से याद रखिएगा, बिमल वासाही, वासाही सबसे पुराना मंदिर था, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 108 में चलते हैं हम लोग, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, चलिए चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, पहला ऑप्शन है भट्टा स्वामी, राजेश्वर, विष्णुगुप्त या वैशाखदत्त। चलिए किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चाणक्य कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक है, चाणक्य, इसी को विष्णुगुप्त के नाम से जाते हैं, चाणक्य के नाम से थे। चंद्रगुप्त के समय जो थे ये बहुत ज्यादा, इन्हीं ने क्या था, ये अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखा था, ठीक है, तो ये भी याद है कि अर्थशास्त्र का जो था ना वो उसके बारे में भी लिखा था, अर्थशास्त्र नाम विष्णुगुप्त ने लिखा था, तो ये भी याद रखिएगा, चाणक्य नाम है, विष्णुगुप्त है, तो ये सब उन्हीं का नाम है, ठीक है, तो याद रखिएगा चाणक्य के बारे में। फिर उसका अन्य नाम था कौटिल्य, नाम भी था, ये भी याद रखिएगा कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, अर्थशास्त्र नामक भी दिया था, तो ये सब सारा याद रखिएगा, ठीक है। और चाणक्य ने जो था क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब सबसे पहले अपना शिष्य बना था, और वह क्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही क्या नंद वंश को मतलब कि समाप्त किया, नंद वंश के जो राजा थे नंदगुप्त थे, उनको हराया था विष्णु मतलब कि चाणक्य के माध्यम से, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग।
अगला है औषधि से किसका संबंध नहीं है? पहला धन्वंतरी, भास्कर, चरक या सूर्य। चलिए बताइए, तो क्या इसका संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भास्कर। तो याद रखिएगा, अभी औषधि के बारे में आया था, ये कौन था? विक्रमादित्य। याद रखिएगा विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य में कौन सा? 9 रत्न थे, अभी जस्ट बताया ना 9 रत्न, इसी के बारे में थे। जैसे धन्वंतरी था, चरक था, सुश्रुत था, भास्कर था। जैसे कि खगोलीय कालिदास थे, ठीक है, कालिदास को महान कवि थे, आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद और भी जो आर्यभट्ट थे, ये सब इसी के अंतर्गत थे। 9 रत्न थे जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मतलब कि उनको बहुत कुछ था। तो भास्कर कौन थे? भास्कर प्राचीन एक प्रकार का क्या है? कौन थे? भास्कर के बारे में जानते हैं। भास्कर एक प्रकार का प्राचीन खगोलीय, याद रखिएगा, खगोलीय विशेषज्ञ थे, ठीक है। गणितीय, ज्योतिष, ये सब उन्हीं का नाम थे, ठीक है, याद रखिएगा। जिन्होंने उनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखा हुआ था। तो भास्कर के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, कौन था? शिरोमणि। याद रखिएगा, शिरोमणि बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। तो शिरोमणि एक प्रकार का ग्रंथ लिखा था, जिसमें लीलावती, लीलावती भी इसी का है, भास्कर के द्वारा। लीलावती अंक गणित है, लीलावती अंक गणित। तो याद रखिएगा, लीलावती अंक गणित है। तो इतना सारा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है। और इसका जन्म कब हुआ था? कभी बोल देगा भास्कर का जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 1100, ठीक है, 1114 ईस्वी में। तो कब होता है? 1114 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ठीक है। और इनका मृत्यु कहाँ होता है? बीजापुर में होता है, ठीक है। तो ये भी याद रख। चलिए, तो जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है बीजापुर में, याद रखिएगा, बीजापुर में। तो जन्म होता है बीजापुर, और मृत्यु होता है उज्जैन में। तो उज्जैन में, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, मुख्य चुनाव के द्वारा या सांसद के द्वारा? चलिए, तो किसके द्वारा हटाया जाता है? यह सांसद के द्वारा, याद रखिएगा, सांसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है, शक्ति के द्वारा, टॉर्नेडो, चगाई या हंसते हुए बुद्ध। चलिए बताइए, इसे बोलते हैं लाफ्टिंग बुद्ध, ठीक है। तो कौन सा हुआ था? ये ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुए बुद्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सांकातुलम लिखा था, तो सांकोतुलम नामक किसने लिखा? कालिदास ने, भास ने, कंबन ने या अशोकस ने? चलिए बताइए आप लोग, किसने लिखा था? चलिए, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। तो याद रखिएगा, कालिदास। तो शंकुतुलम क्यों लिखा था? कालिदास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए और जानते हैं, जैसे कि शंकुतुलम लिखा था कालिदास। फिर बोलते हैं तुलसीदास, कभी बोल देगा तुलसीदास, तो कौन सा? तुलसीदास। तुलसीदास क्या लिखा था? रामचरितमानस। याद रखिएगा, रामचरितमानस लिखा था। हनुमान चालीसा, हनुमान हनुमान चालीसा लिखा था, तो याद रखिएगा, ठीक है। अश्वघोष, ये सब अश्वघोष जो था, कादम्बरी, ये सब सब लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये सब सारा याद रखिएगा, कंबन। अगला चलिए हम आते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? वो सभी बताएंगे। किसको पराजित किया था? मुगल ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने या सिख? चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफगान। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अफगान। तो पानीपत का तीसरी लगे अफगान, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो हम देखते हैं आप इसके बारे में कि पानीपत का लड़ाई जब आया, तो पानीपत के बारे में, तो पहले पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध रखिएगा, याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 क्या अप्रैल। तो याद रखिए, 21 अप्रैल 1956। तो पहला 21 अप्रैल 1956 क्या? बाबर मतलब अकबर और हेमू के बीच में। तो याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच में पहला युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध मान लो इसमें पूछ दिया, तो कभी दूसरा पूछ सकता है। तो दूसरा बोलेगा 5 नवंबर, याद रखिएगा, फिर 5 नवंबर 1556। तो याद रखिएगा 1556। तो 5 नवंबर 1556, ठीक है, 1556 में। पहला होगा 26, यहाँ याद 26 लिखेगा, हम गलती से 56 लिख दिया। पहला 26 में, फिर दूसरा 56 में, और तीसरा जो युद्ध होता है 1761। तो याद रखिएगा 1761 में तीसरा युद्ध होता है, किसके द्वारा? यही अफगान और मराठों के बीच में, ठीक है। तो अफगान और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध होता है, ठीक है, 1761 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला है, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? पहला बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय। चलिए बताइए, किसने कहा? चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। 114 का सही आंसर ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो याद रखिएगा, गंगाधर तिलक जो है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, दादा भाई नौरोजी तो जानवे करते हैं, जो क्या था, बहुत बार क्या कहता, बजट वगैरह पेश किया था, ठीक है। तो ये सभी। लाला लाजपत राय, जिसपे क्या था, सिर पे जो मतलब आंदोलन कर रहा था, जिसको सिर पे चोट लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, ये भी याद रखिएगा, गरम
दल के नेता थे? तो कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय जी, ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से या मंडुआ से? चलिए बताइए। चलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। तो किससे संबंधित है? वो मेवाड़ से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब महाराणा क्या होता है? राणा सांगा के बारे में आया तो क्या था? राणा सांगा का नाम था महाराणा संग्राम सिंह, तो ये भी याद रखिएगा महाराणा संग्राम सिंह, याद पूरा नाम था संग्राम सिंह, तो याद रखिएगा महाराणा संग्राम सिंह। कब? 1509 से लेकर 1527 तक में मेवाड़ पर शासन किया था, ये भी याद रखिएगा। मेवाड़ पर क्या 1509 से लेकर 1527 तक शासन किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। उनका जन्म कब होता है? तो कभी पूछ देगा 12 अप्रैल, 12 अप्रैल कब होता है? 1484 में, तो ये भी याद रखिएगा 1484 में होता है। और एक क्या है? सूर्यवंशी और सिदोरिया वंश के थे। कौन सा? सिदोरिया, याद रखिएगा सिदोरिया, सिदोरिया वंश के वंशज थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछेगा एग्जाम में, इसलिए डिटेल में बता देते हैं। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, पहला 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में या 88 ईस्वी में? चलिए शक वंश के बारे में आया, बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी में। कनिष्क के समय में एक चौथे बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा चौथा नंबर बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? पहला डलहौजी, हेस्टिंग, क्लाइव या कैनिंग? चलिए बताइए। तो भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए तो देख लेते हैं इसका सही आंसर, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं आगे। 117 का बी हो जाएगा हेस्टिंग। तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल? कौन थे? हेस्टिंग थे, तो याद रखिएगा हेस्टिंग, ठीक है। चलिए जैसे डलहौजी, डलहौजी के बारे में, तो डलहौजी क्या हड़प नीति को अपनाया था, हड़प नीति, तो हड़प नीति को अपनाने वाला कौन था? गवर्नर डलहौजी। इसी के द्वारा क्या झांसी को हड़पा था, अवध को हड़पा था, कुशासन के झांसी को कुशासन का अवध को हड़पा था 1953 में। तो बहुत तरह के मतलब डलहौजी ट्रेन की भी शुरुआत किया था, तो ये भी याद रखिएगा। मतलब फिर क्या बताएं, पोस्टमैन की शुरुआत किया था, पढ़ाई का मतलब डिस्पैच ऑफ बोर्ड ऑफ डिस्पैच नीति अपनाया था डलहौजी, बहुत सारा काम किया था डलहौजी, तो याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? रॉबर्ट क्लाइव में सहायक संधि, याद रखिएगा सहायक संधि, ठीक है, तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अपनाया गया था। कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? पहले अवध, बंगाल, मैसूर या दिल्ली? चलिए अब सिपाही विद्रोह आया तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। चलिए तो देख लेते हैं 118 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अवध में हुआ था, ठीक है, अवध से स्टार्ट हुआ। कौन विद्रोह किया था? मंगल पांडे, याद रखिएगा मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे ने भी कब याद है? 10 मई 1857, तो याद रखिएगा 10 मई 1800 में विद्रोह का था। क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि उसमें जो कारतूस का इस्तेमाल किया था ना, उसमें जो था उसमें क्या था? गाय और सुअर का चर्बी था, जिसको दांत में चबा करना, तो सुअर का चर्बी मुस्लिम के लिए दिक्कत होता था और गाय का चर्बी हिंदू के लिए दिक्कत होता था, क्योंकि उसका खाने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता, इसलिए उनका विद्रोह कर दिया। फिर विद्रोह हुआ तो ये लंबा विद्रोह फिर और भी कहीं कहीं कर दिया। इसी समय में बहुत सारा, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, कानपुर से राजा ने विद्रोह था, फिर दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, उसी को क्या कहता वो लोग राजा चुन लेता है। तो बहुत तरह से अलग अलग जगह पे मंगल पांडे, तात्या टोपे, मतलब फिर मोहम्मद क्या बोलते हैं, बहुत सारा, जैसे बेगम हजरत महल, ठीक है, तो ये सारा सबको ना अवध के विद्रोह में बहुत ज्यादा अपना अपना रोल दिया था। तो ये सब आ रहा याद रखिएगा आप लोग कि कौन कौन कहाँ कहाँ से विद्रोह किया, ठीक। हमको बाद में डिटेल में आज इसका कारण भी था, क्या हुआ था उस समय, जो मतलब कि पुलिस वगैरह को जो लेता था, मतलब कि पुलिस को कम, हिंदू मतलब हिंदू भारतीयों को कम वेतन देता था, और जो फ्रांसीसी था उन लोगों को ज्यादा वेतन था, मतभेद करता था, उनकी धार्मिक संस्कृति में छेड़छाड़ करने, उनको धर्म को अपनाने में दिक्कत होता था, तो बहुत तरह का भेदभाव होता, इसी कारण ये विद्रोह बन पाता, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस खत्म हो गया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में? चलिए तो बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1950 में, तो याद रखिएगा, ठीक है। भारत का चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, पहला लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 120 का सही आंसर। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्री राजगोपालाचार्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचार्य। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा, सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, तो याद रखिएगा। गवर्नर जनरल बोलेगा स्वतंत्र भारत का, सिर्फ बोलेगा, ठीक है, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत भारत का जो बोलेगा तो भारतीय का तो राजगोपालाचार्य, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी बने थे, तो याद रखिएगा राजगोपालाचारी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सब तो जानते कहते हैं। माउंटबेटन अभी जस्ट बता दिए ना, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत में लेखक कौन थे? पहला है कालिदास, तुलसीदास, वेदव्यास, कौटिल्य। तो महाभारत किसने लिखा था? तो ये तो इजी है। चलिए, तो किसने लिखा था? वेदव्यास ने, ठीक है। कालिदास के द्वारा अभी जस्ट बता दें, कालिदास क्या है? शकुंतलम, याद रखिएगा, शकुंतलम। तो शकुंतलम लिखा था कालिदास। तुलसीदास रामचरितमानस, रामचरितमानस लिखा था। कौटिल्य वही जो क्या होते हैं, इसके द्वारा क्या ना अर्थशास्त्र लिखा गया था, अर्थशास्त्र। इसमें क्या है, राजनीति के बारे में बताया, अर्थशास्त्र जैसा है ना इसके बारे में, तो राजनीति के बारे में कैसे युद्ध में जीता जाए, कैसे क्या जाता है, कैसे सत्ता हराया जाए, तो ये कौटिल्य के बारे में दिखा था। कौटिल्य का नाम चंद्रगुप्त, इसी का नाम क्या था? कौटिल्य का नाम ही था क्या बोलते हैं, चाणक्य, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सब नाम था कौटिल्य का, ठीक है। लाल किला का निर्माण किसने किया था? पहला शेरशाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर क्या है? शाहजहां। मुगल का बादशाह कौन सा? शाहजहां दोबारा था। कब? 1638 से लेकर 1648। तो 1638 से 1648, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो शाहजहां के द्वारा ये करवाया गया था, ठीक है। कहाँ पे यह है? पुरानी दिल्ली में यमुना नदी के तट पे किला राजा लाल किला स्थित है। कहाँ था? पुरानी दिल्ली में, ठीक है। यमुना नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। और ये मुगल का कौन था? पांचवें मुगल बादशाह कौन सा? शाहजहां था, ठीक है। तो ये भी याद रखें। और इसको बनाया गया था क्या? लाल बलुआ पत्थर के द्वारा मिलकर बनाया था, ठीक है, उसको काट के बनाया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए। चलिए, तो 127 का सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रथम, और ये अस्थाई मेंबर भी थे, याद रखिए। संविधान सभा का अस्थाई बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया था? नूरजहां, अनारकली, मुमताज महल, शाहजहां। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो किसका ताजमहल? मुमताज महल के द्वारा बनाया गया था। तो मुमताज महल को याद में, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नूरजहां तो जानबे करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा था इसी के समय में। ड्यूटेन सीधी मतलब बनाया था इसी ने। फिर क्या कहा था, मतलब कि अलग अलग प्रकार के नूरजहां भी बहुत ज्यादा फेमस थी। हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत देर हो जाएगा तो लंबी हो जाएगा विद टाइम। किस धर्म में तीर्थंकर 24 महान आचार्य थे? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जैन धर्म। तो जैन धर्म के 24वां महान तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, इसी का नाम गौतम बुद्ध। इसका जन्म कहाँ होता है? तो जन्म होता है लुम्बिनी में, लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था? लुम्बिनी, याद रखिए। कब? 563 बीसी में, 563 बीसी। ये सब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इनका पापा का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन, ठीक है, याद रखिएगा। शुद्धोधन, तो राजा शुद्धोधन, ठीक है। कौन सा? शाक के कुल के थे, तो याद रखिएगा। कौन सा? शाक के कुल के, ठीक है। अब माता का नाम था क्या? प्रजापति, माता का नाम था प्रजापति, याद रखिएगा, ठीक है। इनके मतलब कि प्रथम गुरु थे तो आलाम कराम, आलाम कराम, तो आलम कलाम, ठीक है, याद है, आलम कलाम थे। उन्होंने संन्यास कब लिया था? शिक्षा प्राप्त किया था, उसके बाद प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया? सारनाथ, याद रखिएगा, सारनाथ में। तो ये सब याद रखिएगा गौतम बुद्ध से, क्योंकि गौतम बुद्ध से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए। अगला है, उसके बेटी का नाम था प्रियादर्शनी, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध जब मर जाते हैं, मतलब उनके जब मम्मी की मृत्यु हो जाती है, तो प्रजापति गौतमी ने क्या कहता है, उनको फिर पूछता है। चलिए, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में, या सारनाथ? अभी जस्ट बता दिए, अभी तुरंत बताए ही हैं, कहाँ दिया था? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी जस्ट बता ना, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में, याद रखिएगा, ठीक है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। गया, बोध गया में कहा ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो यह सब याद रखिएगा। अंतिम मौर्य वंश कौन था? तो अन्य बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देवदत्त, या विदरथ? चलिए बताइए। अब इसके मौर्य के बारे में बता दिए थे ना, वेदर। तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बाद देखिए, प्रथम था चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय था बिंदुसार, तृतीय था अशोक, याद रखिएगा, और चौथा था लास्ट, इसके बाद और था लास्ट वेदर। तो ये सब सारा याद रखिएगा आप लोग, कभी एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक। चलिए, प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना था? 6वीं सदी में, तीसरी सदी में, पहली सदी में, या दूसरी सदी में? चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? 6ठी सदी में। तो याद रखिएगा, 6ठी सदी में, याद रखिएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन 129 बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अवाचीनी, संस्कृत, फारसी या द्रविड़? चलिए बताइए क्या थे? सिंधु घाटी के बारे में जानते कहते हैं क्या थे? ये थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, संकेतित चिन्ह अब खुदाई उदाई करा जाता था, तो बहुत तरह के पत्थर उत्थर मिल लेता उससे, तो उसी समय में उसका लिपि को भी लिखाया जाता था। चलिए सिंधु कहाँ है? हड़प्पा सिंधु नदी कहाँ? हड़प्पा सभ्यता, ये सब याद रखिएगा। हड़प्पा, फिर लोथल, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा, हड़प्पा कौन क्या था? कौन था? दयाराम साहनी, याद रखिए दयाराम साहनी 1921 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जोधरा की खोज क्या था? 1922 में। कौन क्या था? राखाल दास बनर्जी, याद रखिएगा राखाल, राखाल दास बनर्जी। हम जो बोल रहे थे बस उसको सुनिएगा, हैंड राइटिंग में मत जाइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते, तो क्या प्रयोग करना नहीं जानते? सोना का, चांदी का, लोहा का, कांसा का? चलिए, तो क्या नहीं करना जानते? तो लोहा का प्रयोग करने नहीं जानते, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 131 में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन था? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ? असम में, याद रखिएगा। गेंडा, शेर, बाघ, भालू, तो किसके लिए है? ये गेंडा, एक सिंग वाले गेंडा के लिए। ठीक है, असम का एक नृत्य है, कौन सा? बिहू नृत्य, याद रखिएगा बिहू नृत्य। तो असम का नृत्य है बिहू नृत्य, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जो किसी समय का फारसी उपनिवेश था, अब क्या? अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन चेन्नई, अंडमान, पांडिचेरी, गोवा। तो बताइए कौन सा स्थान जो फ्रांसीसी उपनिवेश, तो फ्रांसीसी उपनिवेश अरविंद आश्रम मंजिल कौन सा? तो बताना फ्रांसीसी उपनिवेश। तो इसका सही आंसर पांडिचेरी, तो याद रखिएगा पांडिचेरी। ठीक है, चलिए 133 में देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट संदर्भी है आपटल तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, आपटल क्या है गैस क्षेत्र से, और तटवर्ती गैस क्षेत्रों से। चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? क्या? आपटल तेल क्षेत्रों से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 133 में चलते हैं। 134 में, भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तरांचल, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? छत्तीसगढ़। तो कहाँ? छत्तीसगढ़, ये 26वां था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? पहला है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो किसका उद्गम स्थान मतलब कि यहाँ पे नहीं है भारत में? चलिए, तो इसका आंसर देख लेंगे ऑप्शन में से कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल के उत्तर के तिब्बत के कौन सा? पुरुंग जिले से नामक मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, तो कौन सा? पुरंग नामक झील, तो याद रखिएगा पुरंग नामक झील से। ठीक है, हिमाचल के मानसरोवर झील से। ठीक है, जहाँ इसे क्या है यरलुंग टांगसो भी कहा जाता है। तो कौन सा? यरलुंग, यरलुंग तिब्बत में। ठीक है, यरलुंग टांगसो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो तिब्बत से बहते हुए कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, अरुणाचल। तो अरुणाचल में प्रदेश कर मतलब प्रवेश कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 136 में। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो बृहत्तम नदी कौन सी है? ये तो आसान है, आराम से बना लीजिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, गंगा। तो गंगा क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। चलिए 137 बढ़ते हैं। ग्रीनविच माध्यम समय तथा भारत के परमाणु के बीच का समय अंतराल कितना? तो ग्रीनविच और भारत के समय के बीच में अंतराल कितना होता है? 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 32 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा और 6 घंटा 30 मिनट। तो कितना होता है? सही आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट। तो कैसे निकालते हैं बताते हैं, बताए भी है। 82 1/2 डिग्री होता है। ठीक है, इसको जब हम 4 से गुना, 4 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो याद रखिए 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ठीक है, अब जब इसको हाफ डिग्री करेंगे तो 1 डिग्री का हाफ डिग्री करेंगे तो कितना? 1 डिग्री का मान 4 मिनट, तो हाफ डिग्री का मान 2 मिनट। ठीक है, तो जब इसको टोटल गुना करेंगे इसको कितना होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसके बाद फिर 8 और 4 32। ठीक है, तो कितना होगा? 328। ठीक है, 328 हुआ। और फिर इसका जब हाफ डिग्री निकालेंगे तो इसका हाफ डिग्री निकालेंगे तो 2 निकलेगा। ठीक है, जैसे अभी 2 निकला ना, तो कितना होता है? 330 मिनट। ठीक है, 330 मिनट को हम क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 से 60 से डिवाइड देंगे तो 6 5 30। ठीक है, तो बचा 30, तो कितना होता है? 5 घंटा 30 मिनट। तो ये निकालने का तरीका है, तो आप निकाल लीजिएगा 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? पहला समुद्र तल, हिम नदी, हिमालयस या मरुस्थल। कौन सी नहीं पाई जाती है? ये ऑप्शन नंबर सी, हिमालयस नहीं पाई जाती है। ठीक है, हिमशैल नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो बताते हैं भारतीय मुख्य के भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? पहले 0, 1, 2, 3। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा 1। तो याद रखिएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर में, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड और कर्नाटक। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? केरल। तो कहाँ स्थित है साइलेंट साइलेंट वैली? कहाँ स्थित है? केरल में आता है। ठीक है, तो केरल के कौन सा मतलब कि कौन सा जगह याद रखें? पल पालकाड में। ठीक है, पालकाड में, ये जगह का नाम है पालकाड में स्थित है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह एक प्रकार क्या राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। आगे कौन सा जगह पे है? कहाँ है? ये नीलगिरी पर्वत में स्थित है। तो कहाँ है? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी नीलगिरी पर्वत में स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं, कितना कितना किलोमीटर? 236 किलोमीटर। याद रखिए 236 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ कौन से मतलब शहर का स्थित है? कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसके पास में स्थित है। अगला है, केला और अनारस मुख्यतः उगते हैं कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भूमध्य क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या मरुस्थानों वाले क्षेत्र में। तो कहाँ ये होते हैं? उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में। तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो सबसे अधिक बोलते हैं कौन सी भाषा? भारतीय आर्य भाषा, द्राविड़, ऑस्ट्रो एशियन और चीन तिब्बती भाषा। तो कौन सी भाषा बोलते हैं? ये भारतीय आर्य भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब भारतीय आर्य भाषा कहाँ आ गए? मध्य भारत में आके बसे थे, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वे नगर है? तो बताना कौन सा जुड़वा नगर है? पहला दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बंगलौर तथा मैसूर और हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो जुड़वा नगर के नाम से कौन से किसे जाना जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? पहला उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में या असम में। चलिए तो सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए केरल किसके नाम से जाना था? मसालों के लिए। ठीक है, मसालों सबसे ज्यादा क्या इसी समय कौन सा आता है? फ्रांस से आता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा आता है केरल में इसी समय। ठीक है, कब आता है? 1400, हाँ कौन आता है? पुर्तगाली आता है। ठीक है, याद रखिएगा पुर्तगाली। ठीक है, कब आता है? 1498 में। याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। असम के बारे में जानते हैं, असम में कौन सा नाम? बिहू डांस नाम जानते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। समान सिविल सहायता भी यहाँ लागू है, तो ये सब सारा याद रखिएगा। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 15, 20, 22, 28। चलिए तो कितनी भाषा है? 22 बता। वर्तमान में कितनी? 22 बता। पहले कितनी थी? 14, फिर बाद में 6 उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो भाषा जोड़ के फिर इसको ये किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? तो जैसे क्या कहलाता है? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा या प्रचक्रण। देखिए एक होता है परिक्रमण, ठीक है, और एक होता है घूर्णन। देखिए घूर्णन क्या होता है? घूर्णन मतलब अपना ही कक्ष है, जैसे जैसे जितना भी है, जैसे शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, तो ये अपने ही कक्ष में घूमते हैं, तो उसको होता है घूर्णन। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो उसको बोलता है परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर किसी जगह घूमने को प्रक्रिया क्या कहता है? परिक्रमण। तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और अपने ही कक्ष में घूमेगा तो उसको घूर्णन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है या प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड तो कौन है? चंद्रमा। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे, देखिए अब बोलेगा जैसे यहाँ सूर्य है, तो सूर्य से क्या होगा? पहले हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार हो गया, तो ये चार को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। याद रखिएगा आंतरिक
ग्रह, तो 4 आंतरिक ग्रह। उसके बाद फिर जो यहाँ से जो बाहर आता है, जैसे कि बृहस्पति, अरुण, वरुण और यूरेनस। बृहस्पति हो गया, ठीक है, तो बृहस्पति, अरुण, वरुण, यूरेनस जो होता है, ये 4, तो इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, याद रखिएगा, ठीक है। अब पृथ्वी को बोलेगा फिर आकार, ये सब तो सब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, पृथ्वी का सबसे निकटतम, तो पृथ्वी यहाँ, पृथ्वी और चंद्रमा क्या था, एक दूसरे के पास ही है, तो इसलिए निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 148 में, अंतिम प्रश्न है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से, उत्तर अमेरिका से होकर, दक्षिण अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, इनमें से किसी एक महाद्वीप से होकर। तो भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं होकर गुजरती है, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, उत्तर अमेरिका से होकर, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका, अफ्रीका ये ऐसा ही है जहाँ से क्या होता है, ठीक है, जो तीनों भूमध्य रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से, तो याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला, जैसे महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ये वाला है, ठीक है, यहाँ से जो होता है ये वाला विषुवत रेखा 0 डिग्री से, ऊपर वाला होता है कर्क रेखा, ये वाला 23.5 डिग्री, याद रखिएगा 23.5 डिग्री, और नीचे वाला जो होता है ये 23.5, ये होता है मकर रेखा। फिर यहाँ ऊपर वाला आर्कटिक रेखा होता है और नीचे होता है अंटार्कटिक, ये 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे याद रखिए। और नीचे वाला जो होता है ये 0 डिग्री, ऊपर वाला बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और ये लंबी लंबी जो लाइन रहती है इसको बोलते हैं देशांतर, और ये जो सीधी सीधी ऐसे ऐसे लाइन जो रहती है, ठीक है, तो इसके बारे में बता दे रहे हैं ताकि कभी मान लो एग्जाम में आए तो आप लोग बनाए। ये सीधी सीधी जो ऐसे ऐसे लाइन जो बिछी हुई है इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। देशांतरों की संख्या, अक्षांशों की संख्या तो कितनी होता है, 360 होती है, ठीक है। तो ये भी याद है, कुल 360 होती है, अक्षांशों की 181 होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ देगा तो बना लीजिएगा। महासागर से छोटा अभ्यतम लवणीय जलाशय कहलाता है, क्या कहलाता है, झील, द्वीप, सागर, नदी। चलिए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं, इसको सागर कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर देख लेते हैं। किसी नदी और उसकी सहायक द्वारा अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कोसी नदी, किसी नदी और उसके सहायक क्षेत्र अपवाह द्वारा क्या कहते हैं, नदी बांध, नहर, बांध या जल डमरू। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है नदी घाटी, इसको कहते हैं नदी घाटी, ठीक है। तो आज का हम लोग झारखंड जेटेट का एसएसटी का पेपर 2 का हम एसएसटी का ये कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो कोई भी नए हैं तो क्या करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नए हैं तो जरूर चैनल पे जुड़ जाइए। आपको झारखंड जेटेट का जितना भी होता है हिंदी, इंग्लिश, साइंस जो भी है सारा कंप्लीट करवाएंगे। तो आज एसएसटी कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेट 1, हम लोग फिर करेंगे इंग्लिश हिंदी का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।